आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जेपी अग्रवाल सर। सर प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। सर स्वागत है आपका। थैंक्स अ लॉट। सर इंडिया में अभी जो एक डायनेमिक चेंजेस, लाइफ स्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, तो देखने में आ रहा है कि एडिक्शन काफ़ी बढ़ रहा है। यूथ एडिक्शन को ग्लैमराइज कर रहा है, या टेलीविज़न, सोशल मीडिया, मूवीज। सर ये एडिक्शन क्या है और ये क्यों बढ़ रहा है? देखिए, आपका बहन कहना बिल्कुल सच है कि एडिक्शन जो है वो एडवर्टाइजमेंट की वजह से, प्रोपेगेंडा की वजह से या ग्लैमराइजेशन की वजह से बढ़ रहा है। उसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है जिसकी वजह से वो बढ़ रहा है। जब हम फिल्मों में मूवी स्टार्स को स्टंट सीन करते देखते हैं, सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए, तो हमें लगता है शायद ये बहुत ही लाभकारी चीज़ है। तो उसके पीछे जो वार्निंग्स भी लिखी जाती हैं वो कई बार टीवी के ऊपर इतनी छोटी लिखी जाती हैं कि शायद इंसान इग्नोर कर देता है। बिल्कुल सही। फिर जैसे जैसे विकास हुआ, समझ आई, तो सरकारों ने जो सिगरेट के पैक्स हैं उनके ऊपर वार्निंग सिग्नल्स बढ़ाए हैं। पर फिर भी ये देखने में आता है कि अगर आप निकोटीन की बात करें तो गांवों में उसकी पहुंच बहुत गहरी है। जो एडिक्शन से रिलेटेड सर्वे हुआ है इंडिया में, वो ये बताता है कि 18 साल से ऊपर की करीब करीब 22% आबादी शहरों और ग्रामीण में मिला के निकोटीन या तंबाकू का सेवन कर रही है। 5% से ऊपर की आबादी शराब का सेवन कर रही है। 1% से ऊपर की आबादी गांजे का सेवन कर रही है। और बाकी नशे भी हैं जो अफीम से रिलेटेड हैं, या सेडेटिव्स से रिलेटेड हैं, या स्टिमुलेंट से रिलेटेड हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि इंसान ये सोच के नशा करना चालू करता है कि शायद नशा करने से मेरा तनाव या टेंशन कम होगा कुछ समय के लिए, क्योंकि ये नशे की पदार्थ जो है दिमाग के ऊपर असर करती हैं। तो कुछ समय के लिए उसे लगता है कि उसका टेंशन कम हुआ है, पर समय के साथ में वो और गंभीर प्रॉब्लम के रूप में जन्म लेता है। कि पहले तो सिर्फ एक स्ट्रेस था थोड़ा बहुत लाइफ में, अब एक उससे विकराल समस्या उसने खुद पैदा कर ली है कि वो धीरे धीरे उस नशे का आदी हो गया है, उसके लत लग गई है। और जब इंसान की नशे की लत बढ़ती है तो उससे क्राइम्स भी बढ़ते हैं, सुसाइड भी बढ़ते हैं, एक्सीडेंट भी बढ़ते हैं, बिजनेस और जॉब खराब हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, और हेल्थ के इतने नुकसान हैं जितने शायद अभी लोगों को मीडिया में बताए भी नहीं गए। अगर सिर्फ निकोटीन की बात करें तो निकोटीन तरह तरह के कैंसर करने के साथ में लंग से रिलेटेड बीमारियां भी करता है, सीओपीडी करता है, पेट से रिलेटेड बीमारियां करता है, अल्सर्स करता है, गैस्ट्रिक अल्सर्स, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड बीमारियां करता है, और अलग अलग तरह के एलर्जीज करता है। तो हेल्थ जो हैजार्ड्स हैं किसी भी नशे के, चाहे वो निकोटीन हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो ओपियम हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो कोकेन हो, वो इतने ज़्यादा हैं कि जब तक इंसान को एहसास होता है कि वो इस ट्रैप में फंस चुका होता है, तो एहसास उसे आमतौर पे लेट होता है कि अब मैं कैसे निकलूं बाहर। और निकलने का रास्ता उस जंजाल से या दलदल से आमतौर पर आसान नहीं होता। उसके लिए एक सफल नशा मुक्ति अभियान की आवश्यकता होती है। उसके लिए प्रॉपर ट्रेन्ड प्रोफेशनल चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए जिससे कि वो नशा छोड़ पाए। सर एडिक्शन को हम एक बीमारी के जैसे देखते हैं, तो हर बीमारी का एक एज ग्रुप होता है, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि कौन बीमारी कब से चालू होगी। तो ये जो एडिक्शन की बीमारी है, ये किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा पाई जा रही है, और ये वो कौन लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जिनको ज़्यादा वॉच की आवश्यकता है, ज़्यादा अच्छी पेरेंटिंग की आवश्यकता है? आपने बहुत सही किया। किसी भी बीमारी के लिए सबसे पहली चीज आती है बायोलॉजिकल या जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में ऑलरेडी कोई नशे का आदी रहा है तो उसके नशे के आदी बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फिर आमतौर पे किस एज में स्टार्ट होती है? आमतौर पे पीयर प्रेशर के कारण 15 से 25 साल की एज में नशे की प्रॉब्लम ज़्यादा चालू होती है। कुछ लोग लेट भी चालू करते हैं, पर चालू करने का जो एज ग्रुप है कि दोस्त बोलते हैं कब तक दूध पियोगे, अब तो शराब ट्राई करो, अब तो सिगरेट ट्राई करो, और इंसान उस बहकावे में आके या अज्ञान में या जिसे जानकारी नहीं है तो वो उस नशे की धीरे धीरे लेना चालू कर देता है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नशे की प्रवृत्ति बढ़ती है। जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं,
10 लोगों के बीच रहते हैं, उन्हें अकेले में नशा करने का उतना मौका नहीं मिलता। जो हॉस्टल के अकेले कमरों में रहते हैं वो क्या कर रहे हैं कोई उन्हें देख नहीं रहा है, तो सही। अकेलापन उसे बढ़ा सकता है। फिर इंसान की लाइफ में कोई स्ट्रेस आया, कोई तनाव आया, ब्रेकअप हुआ, कई बार ऐसा देखा जाता है उस अवधि के दौरान, फाइनेंशियल स्ट्रेस की अवधि के दौरान या कोई स्ट्रेस के दौरान वो नशे की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो एक बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन होता है जिस वजह से नशे की लत पड़ती है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, पीयर प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो बनी रहती है। और एक बार नशे की लत आ जाए तो नशे की लत जो है दिमाग में जो हमारा बेसिक डोपामिनर्जिक रिवॉर्ड सिस्टम है उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है, जिससे दिमाग के रसायनों में ऐसा परिवर्तन आता है कि दिमाग सफलतापूर्वक कार्य ही नहीं कर पाता जब तक उसे वो नशा मिल ना जाए। तो कई ऐसे शराबी भी हो सकते हैं जिन्हें सवेरे आंख खोलने के लिए भी शराब की जरूरत पड़े। कई ऐसे सिगरेट पीने वाले हो सकते हैं जिन्हें सवेरे लैट्रिन करने के लिए सिगरेट की जरूरत पड़े। आम इंसान को तो आ जाती है जो नशा नहीं करता, पर जो नशा करने लग जाता है उसकी बेसिक बॉडी की फिजियोलॉजी है और जो बेसिक ब्रेन का बायोकेमिस्ट्री है वो इस तरह से चेंज हो जाता है कि उस नशे जब तक नहीं मिलता उसकी बॉडी सही से काम ही नहीं कर पाती। उसकी लाइफ को छोटी छोटी खुशियां खुशी नहीं दे पाती, छोटी छोटी सक्सेस उसे खुशी नहीं दे पाती, क्योंकि उसे खुशी जो मिलने लगी है वो सिर्फ नशे में मिलने लगी है। और यही एक ट्रैप है जिसे नशा मुक्ति के अंदर तोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। सर आपने बताया निकोटिन के बारे में, आपने काफ़ी बात की। निकोटिन से कैंसर होता है और लोग इसको छोड़ने में भी इसका भी काफ़ी डिपेंडेंसी हो जाती है कि छोड़ भी नहीं पाते, चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। हमने सर अल्कोहल के नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में बहुत सुना है, बट निकोटिन छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र इस तरीके की भी कोई चीज़ें हैं? हमारे हमीदिया हॉस्पिटल में बी ब्लॉक के बेसमेंट में एक टोबैको सजेशन सेंटर चलता है। उसके अंदर काफ़ी पेशेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। वहाँ पे उन्हें निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दी जाती है और इसके अलावा जो दूसरी एंटी क्रेविंग ड्रग्स है फॉर निकोटीन, देयर आर 2 मेडिसिन विच कैन बी यूज्ड। एक होती है वेरेनिक्लिन, एक होती है बुप्रोपियोन। तो ये भी उन्हें दी जा सकती है। आमतौर पे जब कोई इंसान टीबी से ग्रसित हो जाता है या किसी कैंसर से ग्रसित हो जाता है तब उन डिपार्टमेंट्स के लोग उन्हें टीसीसी या टोबैको सजेशन सेंटर में भेजते हैं और जहाँ पे उनकी काउंसलिंग और उपचार होता है। ऐसे ही टीसीसी अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में, जिला चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, पर शायद इसकी भी अभी जागरूकता की कमी है। जितने लोग ज़्यादा आएंगे ऐसे टोबैको सजेशन सेंटर में उतना ही समाज के लिए अच्छा है। कई बार सर लोग खुद से सोचते हैं कि मैं अपनी विल पावर मजबूत करूंगा, कहीं का जाकर कसम खा लूंगा तो अब दोबारा नहीं लूंगा, और फिर ऐसा होता है कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद वो फिर से लेना चालू कर देते हैं कि हमने तो जरा सी ली थी और फिर से चालू हो गई है। सर कितना चांसेस है कि कोई व्यक्ति जो कि नशा का आदी हो चुका है, खासकर तंबाकू, सिगरेट या अल्कोहल, तो वो खुद से भी छोड़ सकता है? देखिए, विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने सिर्फ विल पावर के बेस पे छोड़ा भी है, पर विल पावर उनकी कब तक बनी रहती है? 6 महीने तक उनकी विल पावर बनी रही, फिर किसी दिन एक दोस्त ने हाथ पकड़ के खींच लिया और बोला आओ बैठो साथ में, और वो उस विल पावर को मैंने मेंटेन नहीं कर पाया और वो पिघल गया। इसके लिए जो एंटी क्रेविंग मेडिसिन हैं वो इफेक्टिव रहती हैं। एंटी क्रेविंग मेडिसिन हर सब्सटेंस की अलग अलग हो सकती हैं। अल्कोहल के लिए अलग हो सकती हैं, कैनाबिस के लिए अलग हो सकती हैं, ओपियम के लिए अलग हो सकती हैं। तो एंटी क्रेविंग मेडिसिन जो हैं अलग अलग मैकेनिज्म से काम करती हैं, तो वो एक तरह से साथ में अगर ली जाए तो जो सक्सेस रेट होगा डी एडिक्शन का वो बेहतर होगा। और सर ये जो सेंटर्स हैं ये एक्सेसिबल भी है और अफोर्डेबल भी है? देखिए, नशा मुक्ति के केंद्र के नाम पे बहुत से सेंटर चल रहे हैं जो कि मुझे उतने सही नहीं लगते, क्योंकि वहाँ कई बार पेशेंट्स को बांध के रखा जा रहा होता है, अमानवीय कंडीशन में रखा जा रहा होता है, वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं होते, प्रॉपर स्टाफ नहीं होते। इसमें अच्छी बात यह है कि अब नशा मुक्ति केंद्र जो है वो स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के अंदर आने वाले हैं। एक बार वो स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ पे साइकेट्रिस्ट की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिक सोशल वर्कर की मौजूदगी अनिवार्य होगी। अगर वो होता है तो नशा मुक्ति केंद्रों का जो नियंत्रण है वो एक तरह से बेहतर होगा और उससे जो
हमें खबरें सुनने को मिलती है कि नशा मुक्ति केंद्र में किसी ने सुसाइड कर लिया या किसी मार मार कर उसके हत्या कर दी गई, वो समस्याएं सुनने को नहीं मिलेंगी। सर अभी नशा मुक्ति केंद्र कोई भी खोल सकता है क्या? मतलब आपने कहा कि अभी साइकेट्रिस्ट भी नहीं होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी नहीं होते हैं और नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, तो ये कौन बहुत लोग से हैं चल जो रहे खोल हैं, लेते हैं? बहुत से चल रहे हैं। ज्यादातर को जो परमिशन दी गई है वो सामाजिक न्याय विभाग से दी गई है, और अभी उनके कोई मिनिमम स्टैंडर्ड्स निर्धारित नहीं है। तो मिनिमम स्टैंडर्ड्स निर्धारित ना होने की दशा में जो मिनिमम स्टाफिंग पैटर्न है वो नहीं रखा जा रहा है, और इस वजह से भी ज्यादा तकलीफ है। सर शराब के बारे में ऐसा लोग कहते हैं कि कोई हैवी अल्कोहल इंटेकर है और क्रॉनिकली है, बहुत लंबे समय सालों से ले रहा है, तो वो एकदम से नहीं छोड़ सकता है, उसको कन्वल्जन्स आ सकते हैं, झटके आ सकते बिल्कुल। हैं, उसकी मौत भी हो सकती है। ये हमने हर मरीज को समझाने का प्रयास किया, उसके घर वालों को भी समझाने का प्रयास किया कि शराब पीते पीते मरने में कुछ साल लगेंगे, और अगर आप गलत तरीके से छुड़ाने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, बांध के रखेंगे, खाना नहीं देंगे, प्रताड़ित करेंगे, ताने मारेंगे, तो हो सकता है उसकी जान जल्दी चली जाए। उसके लिए जरूरी है, कई पेशेंट्स को हमें एडमिट करके इलाज करना पड़ता है। तो इसके एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन किसी भी नशे के पदार्थ की इस दशा में करीब 10 दिन का पीरियड है, जहां पे जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं नशा नहीं करने की वजह से, उनका इलाज किया जाता है, उनको एंटी क्रेविंग मेडिसिन स्टार्ट की जाती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार शराब पी रहा है, एकदम से छोड़ता है, तो वो हो सकता है पागलों जैसा व्यवहार करे, जिसे हम डेलिरियम ट्रेमेंस कहते हैं, या उसे ऐसी आवाजें सुनाई देनी चालू हो जाए, या ऐसे दृश्य दिखाई देने हो लग जाए, हेलुसिनेशंस टाइप के, जो वास्तविकता में नहीं है, या विड्रॉल सीजर्स, जैसे आपने कहा मिर्गी के दौरे टाइप के, वैसे आ सकते हैं। तो उनका जो उचित इलाज है वो दवाइयों के माध्यम से किया जा सकता है। अगर हम हॉस्पिटल में भर्ती करके किसी मरीज का इलाज करते हैं तो उसे नशे की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका इलाज एकदम से नशा छोड़ के दवाई के माध्यम से किया जा सकता है। पर अगर कोई व्यक्ति घर पे ही ट्राई कर रहा है अपने आप से, तो डेंजरस हो सकता है। कायदे से उसे किसी मनोचिकित्सक या डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट के पास जाकर ही उपचार कराना चाहिए। सर ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि कोई क्रॉनिक इंटेकर है तो उसको सडन अल्कोहल अब्रप्ट करके हम मेडिसिन पर स्टार्ट कर सकते हैं ओपीडी बेसिस पर, या उसको आईपीडी मतलब भर्ती करना ही आवश्यक है? इसका कोई गाइडलाइंस है सर? डोज ऑफ अल्कोहल में भी सबसे इम्पोर्टेंट। मान लीजिए कोई मेरे पास आता है कि सर मैं 2 या 3 पैक डेली पीता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास ओपीडी बेसिस का मेडिसिन भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे मालूम, मुझे कितना लोरेजिपाम देना है या कितना क्लोरडाइजिपोक्साइड देना है, कितनी मात्रा में कितनी दवाई देनी है। तो हम आमतौर पे उस मरीज को ये कहते हैं कि भाई हम तुम्हें 10 दिन की दवाई लिख रहे हैं, अगर तुमने नहीं पिया बीच में तो हम तुम्हें बिना भर्ती के ठीक कर देंगे, ठीक है। पर कोई अगर मेरे पास आता है, जैसे कल एक पेशेंट आया, उसने कहा मैं 10 कैन बियर के डेली पीता हूँ, तो मैंने उसे खुद ही कह दिया कि एकदम से बंद मत करना, अगर तुम भर्ती हो सकते हो तो हमारी जिम्मेदारी है, हम छुड़वाएंगे, और अगर इतनी अल्कोहल में तुम एकदम से बंद करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो हम तुम्हें, क्योंकि भर्ती होने को तैयार नहीं हुआ, तो हमने उसे मेडिसिन लिख के दी, और मैंने कहा जितनी कम में तुम्हारा काम चल जाए एक बार उतनी लेना, और 10 दिन के अंदर अंदर तुम वापस एडमिट के लिए जरूर आ जाना, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे को कोई इंपॉर्टेंट काम है, 2 दिन में ये प्रोग्राम है, 4 दिन में वो है, तो तुम 10 दिन में सारे काम निपटा के आ जाओ, हम आराम से इलाज कर लेंगे भर्ती करके। पर हैवी अल्कोहल इंटेक, हैवी जो भी कैनाबिस है या ओपियम है, उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन आवश्यक है। सर कई बार ऐसा देखने में आता है कि प्रीमियम रिहैब सेंटर में चले गए हैं, साइकेट्रिस्ट भी अच्छा है, 3 महीने बिल्कुल टीटोटलर जैसे रहे, कोई इंटेक नहीं हुआ, और जैसे ही घर वापस आए 15 दिन बाद फिर से ही प्रॉपर अल्कोहल इंटेक ऐसे स्टार्ट हो बहुत से गया। केसेस देखे हैं। आप किस भावना से गए? क्या आपको लग रहा था कि आपके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, आपको जबरदस्ती बंद किया जा रहा है, या आपका खुद का मोटिवेशन था? पहली चीज ये है। तो जो लोग खुद से मोटिवेटेड नहीं थे, जिन्हें जबरदस्ती भेजा गया, जिन्हें वो जगह चाहे कितनी भी प्रीमियम थी पर जेल जैसी लगी, तो उसके अंदर एक भावना है कि अब मेरी छुड़ा के दिखाओ, ठीक है। तो जब ये भावना आई तो उसने सबसे पहला काम निकलने के बाद क्या किया कि ठीक है, तुम्हारे इतने पैसे लग गए ना, मैंने तो पी ली, अब तुम वापस करके दिखाओ क्या कर सकते हो। तो सबसे जरूरी चीज है सेल्फ मोटिवेशन। सक्सेसफुल डी एडिक्शन के लिए 3 चीजें मिलना बड़े जरूरी है।
हमें पेशेंट का मोटिवेशन या तो उसका खुद का शुरू से होता है, या हमें धीरे धीरे मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरेपी के माध्यम से उसका मोटिवेशन बढ़ाना पड़ता है। सेकेंड चीज है फैमिली सपोर्ट। किसी इंसान को ताने देते रहने से, गालियां देते रहने से, उसको प्रताड़ित करने से, उसको ये कहने से कि तुम्हारी वजह से हमारा घर बिक गया, तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हो गए, ये सब से नशा नहीं छूटता। सपोर्ट की आवश्यकता है। तीसरा है, जैसे मैंने बताया, मेडिकल केयर। सही मात्रा में दवाइयाँ, सही तरह की दवाइयाँ, सही अवधि में दवाइयाँ, ये बहुत आवश्यक है। तो मोटिवेशन भी होना चाहिए, फैमिली सपोर्ट भी होना चाहिए, और मेडिकल केयर भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर तीन चीजें बराबर मिलती हैं तो नशा छूटने का सबसे ज्यादा चांस है। सर, आप पिछले कई दशकों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कई सौ मरीज आप हर महीने या हजारों मरीज आप इस तरीके के निकाल, लाखों मरीज इनफैक्ट आप सर देख चुके हैं। गवर्नमेंट वाले हैं तो हमारे यहाँ तो रोज 100 नए आ जाते हैं। तो सर, पिछले डिकेड में और अभी जो प्री कोविड टाइम हम बोल रहे और पोस्ट कोविड टाइम हम बोल रहे आफ्टर 2020, सर क्या मेजर चेंजेस एडिक्शन पार्ट में और डी एडिक्शन पार्ट में आपको देखने को मिला है? कभी भी कोई डिजास्टर जैसी एक बात होती है दुनिया में, उसके बाद रिस्क टेकिंग बिहेवियर लोगों का बढ़ता है, क्योंकि वो मौत को इतने पास से छू के निकले हुए होते हैं कि उन्हें मौत का डर कहीं ना कहीं कुछ कम हो चुका होता है। और ऐसा कई जगह मिलता है। ऐसे में सुसाइड रेट भी बढ़ते हैं, एडिक्शन रेट भी बढ़ते हैं, क्राइम रेट भी बढ़ते हैं, एक्सीडेंट रेट भी बढ़ते हैं। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पिछले 4 साल में पोस्ट पेंडेमिक कई चीज़ें बढ़ी इसमें से। अगर सिर्फ हम सुसाइड रेट की बात करें तो प्री कोविड जो सुसाइड रेट, जैसे 2018 में इंडिया में करीब करीब, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा हैं, तो 2018 में करीब 1,34,000 लोगों ने सुसाइड की वजह से जान गंवाई। ये फिगर 2019 में प्री कोविड 139 पे पहुंचा, और कोविड के पीरियड के दौरान 2020 में 153, 2021 में 164 और 2021 में 1,71,000। तो सिर्फ 4 साल के अंदर 1,39,000 से 1,71,000, इतना फिगर। इसके अंदर कोविड पेंडेमिक का काफ़ी रोल रहा, क्योंकि उसकी वजह से कई लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेस आया, कई लोगों की फैमिली में प्रॉब्लम्स हुई, और ये सब कारण बने अत्यधिक जो सुसाइड रेट बढ़ी उसके। सर, एडिक्शन और सुसाइड हम दोनों को इंटरलिंक मान सकते हैं? बिल्कुल। एडिक्शन भी एक तरह से सेल्फ हार्म है, सुसाइड एक तरह से परमानेंट सेल्फ हार्म है। एडिक्शन वाले व्यक्ति को धीरे धीरे समझ आना चालू हो जाता है कि नुकसान कर रहा है खुद का। सुसाइड वाला जो करता है वो कई बार बहुत प्लानिंग के साथ करता है, और कई बार किसी आवेश में आके करता है, या कई बार किसी बीमारी इसकी वजह से करता है। सर, सुसाइड को लेके हमारा सोसाइटी में एक एम्पैथी देखने को मिलती है, उतना रिस्पॉन्स नहीं आता। एक छोटी सी खबर अखबार में आ जाती है कि इसने सुसाइड कर लिया, कुछ दिन के लिए याद रखा जाता है, उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। तो एज अ साइकेट्रिस्ट, आप सोसाइटी की इस रिस्पॉन्स को टुवर्ड्स द सुसाइड टेंडेंसी ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ कैसे देखते हैं? मैं सिंपल सर ये पूछना चाहता हूँ कि सोसाइटी हमारी इन सुसाइड्स को सीरियस क्यों नहीं ले रही है? देखिए, एज अ साइकेट्रिस्ट मेरे लिए हर सुसाइड बहुत पेनफुल, क्योंकि मैं मानता हूं कि सुसाइड इज अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। सुसाइड को रोका जा सकता है, सुसाइड से मृत्यु को रोका जा सकता है, सुसाइड की अटेम्प्ट को भी रोका जा सकता है। सुसाइड अल्टीमेटली जो परिणाम है वो पुअर मेंटल हेल्थ का है। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी ने मेंटल हेल्थ पर उतना जोर, उतना ध्यान, उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी उसे देनी चाहिए। स्किन के ऊपर शायद एक एक्ने हो जाए, एक कोई दाग हो जाए, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। पर जब हम लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान रह रहे होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं, टेंशन में होते हैं, अवसाद या डिप्रेशन में होते हैं, हमें लग रहा होता है कि हम ठीक नहीं हैं, पर फिर भी हम साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में संकोच करते हैं। और ये संकोच करने से नुकसान साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का नहीं हो रहा है, नुकसान समाज का हो रहा है। और यही समझना और यही समझाना सबसे जरूरी काम है। सर, सुसाइड का जो एज ग्रुप है वो यंग एज ग्रुप है रिलेटिवली। देखिए, सुसाइड बाई मॉडल है। बाई मॉडल मतलब 15 से 30 साल की एज में एक सुसाइड का पीक आता है,
उसके बाद भी 45 साल के बाद वापस आता है। ठीक है, तो जो यंग सुसाइड्स हैं उनके अपने अलग कारण हो सकते हैं, और जो ओल्ड एज वाले या मिडिल एज वाले सुसाइड हैं उनके अपने अलग कारण हो सकते हैं। पर कोई भी सुसाइड है वो प्रिवेंट की जा सकती है, बस फायदे की हम जो भी वार्निंग साइंस होते हैं सुसाइड के वो पहचानें, और जो मेंटल हेल्थ है उसको अप्रोप्रिएट जगह दे, स्थान दे, जैसे कि हमने फिजिकल हेल्थ को देना अभी चालू किया है। सर, जो वार्निंग साइंस के बारे में आपने अभी बताया, सुसाइड वार्निंग साइंस, सर कुछ वार्निंग साइंस हमें बताइए। देखिए, वार्निंग साइंस सुसाइड के कुछ इस तरह हो सकते हैं कि इंसान अपने आप को ज़्यादा अकेला रख रहा है, ज़्यादा नशा करने लग रहा है। सुसाइड की बात करना अपने आप में सुसाइड का वार्निंग साइन। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा जीने का मन नहीं कर रहा है, मुझे कई बार ऐसा विचार आता है कि मैं मर जाऊं, या मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से कूद जाऊं या कुछ अपने आप को नुकसान कर लूं, तो जो भी व्यक्ति ऐसा सुने उसके कान खड़े हो जाने चाहिए और उसे मानना चाहिए कि भाई इस आदमी को हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा सुसाइड के लोग अलग अलग तरह का बिहेवियर शो करते हैं। कई बार वो अपने थॉट प्रोसेस को काफ़ी छुपाने की कोशिश भी करते हैं। वो कई बार ज़्यादा खुश रहने का दिखावा कर रहे होते हैं जबकि वो मन में आत्महत्या के विचार कर रहे होते हैं। कई बार वो अपने जो पोजेशंस हैं वो किसी और को दे रहे होते हैं ये सोच के कि मरने के बाद शायद ये किसी के काम आ जाए। कई आदमी अपनी वसीयत बना रहे होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कोई आदमी ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि मरने से पहले इस आदमी ने मेरा कुछ भला किया था, मेरे कुछ फेवर किए थे, तो मुझे उसे थैंक यू बोल के आना चाहिए। तो उनकी एक कई बार विश लिस्ट होती है कि मरने से पहले मुझे ये काम कंप्लीट करके जाने चाहिए, और वो काम पूरे करने होते हैं, और वो काम ही कई बार वार्निंग साइंस होते हैं। और जो सामान्यतः हम मानसिक रोगों के लक्षण देखते हैं, अकेलेपन में, उदासी में, कोई आदमी अत्यधिक उदास रह रहा है, अपने आप को कमरे में बंद कर रहा है, नशा अत्यधिक कर रहा है, ये सब भी वार्निंग साइन हो सकते हैं। सर, लोग ऐसा मानते हैं कि किसी से सुसाइड के बारे में बात करो तो उसके सुसाइड करने की रिस्क और बढ़ जाती है। ये एक मिथ है, ऐसा सच नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करना चाह रहा हो या सोच रहा हो, और अगर आप उससे पूछते हैं और उसको अपने विश्वास में लेके उसकी मदद करते हैं, तो उसकी जान बचाई जा सकती है। जैसा आपने बताया कि रिसेंटली जो सुसाइड के केसेस हैं उनका इंसिडेंस बढ़ा है, सर क्या वो साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं एग्जैक्टली जिसकी वजह से ये साइकोलॉजिकली अंडर प्रेशराइज होके ये सुसाइड कमिट हो रहा है? देखिए, सुसाइड अल्टीमेट रिजल्ट है पुअर मेंटल हेल्थ का। अगर किसी की मेंटल हेल्थ अच्छी हो तो वो सुसाइड नहीं करता। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, पर वो मैनेज करते हैं। पर कई बार जो सुसाइड है वो डायरेक्टली मेंटल इलनेसेस की वजह से होते हैं, जैसे कि इंसान डिप्रेशन से पीड़ित है, या सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है, या बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है, या ओसीडी से पीड़ित है। तो कई बार जो डायरेक्ट कारण हो सकते हैं मानसिक रोग। दूसरा, कई बार जो होते हैं फैमिली स्ट्रेस, ब्रेकअप, फाइनेंशियल स्ट्रेस, हनी ट्रैप, इज्जत का खोने का डर कि अगर ये बात बाहर आ गई तो मैं कैसे लोगों को मुंह दिखाऊंगा। तो उस टाइप के जो सोशल कॉजेज हैं, तो अगर आप देखें तो काफ़ी केसेस जो होते हैं वो मेंटल इलनेस की वजह से होते हैं, और काफ़ी केसेस जो होते हैं वो सोशल कॉजेज की वजह से होते हैं। कई सुसाइड जो होते हैं वेल प्लान्ड होते हैं, जिनके अंदर महीनों की या दिनों की प्लानिंग होती है, और कई जो सुसाइड होते हैं वो बिल्कुल इम्पल्सिव होते हैं कि एक सेकंड में दिमाग में लगा कि भाई अब तो जीना ही नहीं है, और इंसान ने उसी समय इम्पल्स में आके डिसीजन ले लिया। सर, ये इम्पल्सिव सुसाइड और वेल प्लान्ड सुसाइड, तो ट्रेंड इम्पल्सिव सुसाइड की तरफ इंक्लाइंड है, वेल प्लान्ड की सुसाइड की तरफ है? आमतौर पे इम्पल्सिव में इंसान जो सुसाइड करता है वो फुल प्रूफ कई बार नहीं होती, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट की कैटेगरी में ज़्यादा जाता है। और जो वेल प्लान्ड करता है वो कई बार ये भी निर्धारित करने की कोशिश करता है कि कोई ऐसा तरीका ना हो जिससे मैं बच जाऊं। ठीक है, तो वो ऐसे एकांत जगह जाके सुसाइड करने की कोशिश करता है जहां उसे कोई बचाने ही ना आ पाए, और ऐसों को बचाना बहुत आवश्यक है। सर, मिलेनियल्स की बात करते हैं हम, वो लोग जो 1981 से लेकर 1996 के बीच में पैदा हुए हैं,
इस जनरेशन को सर बहुत स्ट्रेसफुल जनरेशन माना जा रहा है, क्योंकि ये सैंडविच जनरेशन मानी जा रही है, जो कि जनरेशन एक्स या बेबी बूमर्स जो इससे पहले रहे हैं, और इसके बाद जो जेन जी है, तो वो अपने से पहले जनरेशन के वालों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको भी पूरा कर रहे हैं, और जो जेन अल्फा की जो पेरेंटिंग प्रेशर है, मॉडर्न पेरेंटिंग प्रेशर है, उसको भी झेल रहे हैं। जनरेशन्स के ऊपर एक मूवी आई थी राज कपूर के ज़माने की, कल आज और कल, जिसमें पृथ्वीराज कपूर दादा थे, राज कपूर पिता थे और रणधीर कपूर पुत्र बने थे, और ये मूवी 1970 के आसपास की होगी। तो जनरेशन गैप हमेशा रहा है, जहाँ पे दादा को पिता की लाइफस्टाइल पसंद नहीं आई, पिता को बच्चे की लाइफस्टाइल पसंद नहीं आई, बच्चे को अपने बच्चे की लाइफस्टाइल पसंद नहीं आई, क्योंकि उन सबका दुनिया को देखने का अलग अलग नज़रिया है। और अगर हमें समाज में सौहार्दपूर्ण और परिवार को सौहार्दपूर्ण रखना है, तो एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन की एस्पिरेशंस को, रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हम आपस में क्लैश करेंगे, लड़ाई करेंगे। बच्चे अपने प्रीवियस जनरेशन के इमोशंस को, चुनौतियों को, चैलेंजेस को समझें, और पेरेंट्स जो है नए ज़माने में जो चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि कई बार बच्चा आपको कहता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, और मिलेनियल पेरेंट्स को लगता है कि स्ट्रेस कुछ नहीं होता, डिप्रेशन कोई नहीं होता, 2 थप्पड़ खाने से ठीक हो जाता है। तो दैट एटीट्यूड कांट बी टॉलरेटेड ना। तो जरूरी नहीं है कि मिलेनियल है तो सही है, जरूरी नहीं है कि जेन अल्फा है तो गलत है, या जेन जी है तो गलत है। तो गलत और सही की बात नहीं है, ये अलग अलग टाइम फ्रेम है जहां से दुनिया को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है, और हमें दूसरे का टाइम फ्रेम समझने की जरूरत है अगर हम परिवार और समाज और देश में सौहार्द चाहते हैं तो। सर, हर घर में कुछ ना कुछ बात पिता और पुत्र के बीच हो ही जाती है, जिस पर कि उनके बीच एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है और एक अनसेड, अनहार्मोनियस एनवायरनमेंट बना रहता है। सर, क्या आपको सलाह रहेगी एक जेन एक्स पेरेंट को और एक मिलेनियल बच्चे को, जिससे कि वो एक हार्ड लाइन जो है वो बनी रहे और जो एक हार्मनी है वो क्रिएटेड रहे? देखिए, बिजनेस फैमिलीज में आमतौर पे देखने में आता है, पिताजी अपने स्टाइल से बिजनेस चला रहे थे, उनका अपना काम करने का तरीका था, बच्चों का एक्सपेंशन का अलग तरीका हो सकता है, शायद उनका जो बिहेवियर है वो ज़्यादा रिस्क टेकिंग हो, और पिताजी उस जमाने के हैं जहां उन्हें रिस्क लेने में डर लगता है कि भाई सर पे छत बनी रहे, यही उनके लिए काफ़ी है। और बच्चा जो है उसकी एस्पिरेशन है कि मैं एरोप्लेन में जाऊं और 5 स्टार में रुकूं, और पिता को उस सब लग्जरी से कभी कोई नाता ही नहीं रहा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको दोनों को समझना और समझाना पड़ता है, और हमारे पास एज अ साइकाट्रिस्ट इस तरह के कई केसेस आते भी हैं, और एज अ काउंसलर, एज अ थेरेपिस्ट, हम दोनों पक्षों को उनके अंदर संवाद डेवलप करने की कोशिश करते हैं। बेसिक प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहाँ कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है, वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, वो एक दूसरे से नाराज होकर अलग अलग बैठे हैं या बात ही नहीं कर रहे कई बार। तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना सबसे जरूरी है, और वो कई बार हमें एज अ थेरेपिस्ट मदद करनी पड़ती है उनकी। तो ऐसा कोई ना था कि 15 साल का सिख जो है वो दुखी नहीं था या उद्वेलित नहीं था, और 25 साल का उद्वेलित नहीं था या 50 साल का उद्वेलित नहीं था। जब कोई सुनामी टाइप की आती है इस टाइप की, तो सब आ जाते हैं उसके अंदर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जनरेशंस। सर, जैन जी जो अभी है रिसेंटली, और ऐसा देखा गया है कि वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, व्हाट्सएप पर एक्टिव है, फेसबुक एक्टिव है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है अभी इस समय, लेकिन एक लॉनलीनेस की वेव है जो कि आई हुई है। तो ये पैराडॉक्स क्या है सर, इसको प्लीज बताएं हमें। सोशल मीडिया अपने आप में पुअर मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन का कॉज हो सकता है, क्योंकि वर्चुअली हम बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हैं, रियली हमारा कोई दोस्त नहीं है। जब हम रोड पे बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए, अकेले पड़े हैं, तो कोई किसको फ़ोन करें ये समझ नहीं आ रहा, और इंस्टाग्राम पे हमारे हो सकता है 3000, 5000, 10,000 फॉलोअर्स हो। तो वर्चुअल वर्ल्ड की थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस हो सकती है, पर रियल फ्रेंडशिप, रियल रिलेशनशिप वो ज़्यादा मैटर करती है। तो वर्चुअल वर्ल्ड से थोड़ी दूरी बनाएं, रियल वर्ल्ड के फ्रेंड्स बनाएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं तो वो करें, पार्क में घूमें, लोगों के साथ घूमें,
लोगों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाएं, वो काम आएगी। और जो सोशल मीडिया का जितना ट्रैप है वो अपने आप में एक दुष्चक्र है जिसमें फंसने से इंसान को और सोसाइटी से दूरी बनती है। सर सेम टाइम पर सोसाइटी में एक हसल कल्चर भी देखने को मिल रहा है, जिसको बर्निंग कल्चर बोलते हैं, कि काम किए जाओ, सोने तक को बुरा मान लेते हैं लोग कि सोना तो फेलियर की निशानी है, और जो लोग फेल हैं जिंदगी में वो सोते हैं। तो सर ये हसल कल्चर या थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों के पीछे भागते रहते हैं, प्रोग्रेस के पीछे भागते रहते हैं, सर इसका साइकेट्रिक डिसीज में क्या रोल है और किस तरीके से मरीज आपके पास आ रहे हैं? देखिए, अलग अलग तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो अलग अलग तरीके से मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है 70 घंटे सप्ताह में काम करो, कोई कहता है 96 घंटे सप्ताह में काम करो, बिल्कुल कोई कहता है सोना ही क्यों है, रात में भी काम करो। पर ईश्वर ने जैसा हमारी सृष्टि को और जैसा हमारे शरीर को बनाया है, उस हिसाब से दिन जो है वो जागने के लिए है, रात जो है वो सोने के लिए। कितना सोना है? कम से कम 6 से 9 घंटा, एवरेज माने तो 7 से 8 घंटा। ये आवश्यक है शरीर के लिए। अगर आप इतना नहीं सो रहे हैं तो आप अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। जो बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, जो बैलेंस है, वो इसी नींद के भरोसे है। फिर आपको नहाने का, खाने का, फिजिकल एक्सरसाइज का, सोशल रिलेशंस का, सबका टाइम चाहिए। तो अल्टीमेटली जो वर्क स्पेस के लिए आपका टाइम बचता है वो 8 घंटे 9 घंटे, इससे ज़्यादा का नहीं बचता। इतना ही काम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इससे ज़्यादा काम करने से शरीर का और दिमाग का हास होगा। दूसरी चीज आती है, हर जगह कहा जाता है बी पॉजिटिव, सप्रेस योर नेगेटिव इमोशंस। आपके अंदर कोई नेगेटिविटी होनी ही नहीं चाहिए। सब कुछ को दबा दो, तकिए के नीचे डाल दो या बिस्तर के नीचे डाल दो, पर इमोशंस ऐसे दबते नहीं हैं। आप कितना भी कोशिश कर लें, अगर किसी को डिप्रेशन है और आप उसको सिर्फ पॉजिटिविटी 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 बोलते रहते हैं, तो वो से हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। और टॉक्सिक पॉजिटिविटी की वजह से वो व्यक्ति अपना उपचार नहीं करा पाता। जरूरत इस बात की है कि किसी इंसान के इमोशंस को एक्नॉलेज करने की, उसे एक्सेप्ट करने की, उसे रिकवर करवाने की, ना कि उसे सप्रेस करने की टॉक्सिक पॉजिटिविटी के बोझ में। सर साइकोलॉजी में सेल्फ एनालिसिस कितना पॉसिबल है? यदि कोई हमें सुन रहा है अभी और वो ये जानना चाहता है कि मैं साइकोलॉजिकली सेन हूँ या नहीं हूँ, या मैं भी टॉक्सिक पॉजिटिविटी का शिकार हूँ। देखिए, सेल्फ एनालिसिस या आत्म मूल्यांकन, एक तो इंसान खुद के इमोशंस को, खुद के वेलबींग को खुद जज करता है। दूसरा, नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है जिसका नाम है मनहित। मनहित ऐसा ऐप है जिसके अंदर आपके सेल्फ असेसमेंट के अलग अलग क्वेश्चनर्स या मॉडल्स डले हुए हैं, ठीक है। और वो कम्युनिकेटिव टाइप का है कि जैसे आपने उसके अंदर लॉगिन किया तो आप कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे, उससे आपको ये समझ आ सकता है कि क्या आप किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं। और अगर पीड़ित हैं तो उस मनहित ऐप को टेलीमानस एक हेल्पलाइन है जो नेशनल लेवल पे चलती है। टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट रन है, मध्य प्रदेश में भी इसके 2 सेंटर्स हैं। तो उस चीज़ों की मदद ली जा सकती है ये जानने के लिए कि हम कितने मानसिक स्वस्थ हैं। सर एंड्रॉयड ऐप है और एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, इजीली डाउनलोडेबल। ऐप का नाम हम वापस बता देते हैं, मनहित। सर जीरियाट्रिक पॉपुलेशन भी अब इंडिया की धीमे धीमे बढ़ रही है। अभी तो हमारा जो डेमोग्राफी है उसमें यंग एडल्ट्स ज़्यादा है, लेकिन विद द टाइम जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन भी बढ़ेगी निश्चित रूप से। सर जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के मेजर साइकेट्रिक चैलेंजेस क्या होते हैं और कौन से साइकेट्रिक डिसीज इनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है? जीरियाट्रिक पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके अंदर डिमेंशिया बढ़ता है, जो एक तरह से भूलने की या याददाश्त की बीमारी होती है करीब 60-65 साल की एज के आसपास। उसके बाद जीरियाट्रिक डिप्रेशन बहुत कॉमन है, क्योंकि कई बार वृद्ध व्यक्ति को ये लगना लग जाता है कि अब समाज को या परिवार को उसकी आवश्यकता नहीं है। कई बार परिवार भी जितना उन्हें समय देना चाहिए नहीं दे पाता, बीमारियां भी घेर लेती हैं। और अगर आप देखें तो सुसाइड की एक और पीक आती है ओल्ड एज के अंदर।
जहाँ कई बार इंसान इतना हताश हो जाता है कि उसे लगता है कि अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा है और वो आत्महत्या का प्रयास कर लेता है। सर, फाइनली हम कोपिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं। जो इमोशनली कोपिंग मैकेनिज्म अभी यूथ का है, जो जेन जी है या जो आने वाला जेन अल्फा है, सर क्या कारण है कि कम्युनिकेशन फेलियर, जैसे हमने रिसेंटली देखा सिया गोयल वाला जो केस अभी फेमस हुआ है न्यूज में, तो इसमें कम्युनिकेशन जो है एक पेरेंट के बीच और उसके डॉटर के बीच नहीं है, रादर वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ चली जाती है। और इमोशनल कोप अप मैकेनिज्म में जो एक टफ टॉक है, उसको आज की जनरेशन अवॉइड कर रही है। इसका क्या कारण है सर? ये भी एक तरह से जो हमें बोल्डनेस होनी चाहिए अपने विचार व्यक्त करने की। अगर हमें कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही है, हम नहीं करना चाहते और किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहते, तो उसे अपने परिवार से कम्युनिकेट करना। ठीक है, शायद उनको हमारी बात पसंद नहीं आए, वो नाराज हो, पर उस नाराजगी को झेलना आना, उस नाराजगी को अवॉइड करने के चक्कर में क्राइम करना, वो तो महापाप है। तो अगर हम बच्चों को इस तरह से परवरिश दें कि भाई जो तुम्हारे मन में है तुम कम्युनिकेट करो, अगर हमारे विचार तुम्हारे अनुसार नहीं भी हैं और हम तुम्हें किसी बात पर डांटे भी, तो वो डांट को तुम सहन करने की तुम्हारे अंदर शक्ति हो, तुम अपने विचार बता पाओ, हम अपने विचार बता पाए, समय के साथ में सॉल्यूशन निकलते हैं। कई बार कई समस्याओं के सॉल्यूशन तुरंत नहीं निकलते, समस्याओं को टाइम दिया जाए तो धीरे धीरे सॉल्यूशन निकलते हैं। पर शायद इस केस में ऐसा हुआ कि वो कम्युनिकेशन को अवॉइड करने की कोशिश के अंदर क्राइम किया और क्राइम छुप नहीं पाया। और मेरा मानना यह है कि शायद वो क्रिमिनल नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से क्राइम किया वो उस तरीके से कोई क्रिमिनल करता भी नहीं है। बहुत प्लानिंग के साथ या बहुत ऐसा नहीं था कि जो छुप जाए। मतलब मोबाइल भी मैसेजेस हैं जो खुद डिलीट किए, आजकल सारे ट्रेसेबल हैं। पुलिस के पास बहुत, साइबर पुलिस के पास और पुलिस के पास बहुत टेक्नोलॉजी है जिससे वो बड़े से बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है। ये तो नोवाइस हैं, तो शायद उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि पुलिस की रेंज कितनी है और इन्वेस्टिगेशन किस हद तक जाता है।